जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब ऐसा लगने लगा था कि उनका स्टडी रूम है जो बिल्कुल वो क्या हो गया, जू बन गया है। तब उनको जो ओरिजिनल जहाँ उनके पेट रहते थे वहाँ पहुँचा दिया गया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। नववधु मतलब नई जो शादी होने के बाद बहू घर में आती है, तो लोग जैसा उत्सुकता से उसका स्वागत करते हैं, वैसे ही वो दोनों मोरों का बाकी पेट करते हैं। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूमकर गुटरगूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भलीभांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल मतलब भूकंप आ गया। तो उनके उसमें कौन कौन रहता था? कबूतर, तोता, खरगोश और भी बहुत से जो पालतू पशु हैं वो रहते थे, और उनको देखकर मोरों को देखकर वो बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। सभी को मालूम है कि जो तितली होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है, पहले इल्ली बनती है, फिर छोटी सी शंखी होती है, फिर पुष्पी होती है, फिर तितली बनती है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। अब वो दोनों बड़े होने लगे थे और जो मोर की कलगी है वो स्पष्ट दिखने लगी थी। चोंच अधिक बंकिम मतलब नुकीली और पैनी हो गई थी, तीखी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति छलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। उनकी नीली हरित ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। गर्दन कैसी होती है उसकी? नीली और हरी, और बिल्कुल दिखाई देने लगी थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे थे, तो दोनों की पंखें भी दिखने लगी थी। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त उठे। उद्दीप्त मतलब दिखाई देने लगे थे। मोर के पंखों में जो इंद्रधनुष जैसे डिफरेंट कलर होते हैं, और चंद्रिकाओं मतलब वो चंद्रमा का जैसा शेप होता है, वो दिखने लगा था। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया था। रंग रहित पैर मतलब उनके पैरों में कोई कलर नहीं होता है, ग्रे कलर के होते हैं। और उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो लेखिका लिखती है कि जो उनका हर चीज़ का, हर मूवमेंट का बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। खाना खाने से लेकर देखने, शब्द सुनने, और जो वो रिएक्ट करते थे, वो उसका वर्णन करना मुश्किल है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मतलब कितना अच्छा, ये एक लाइन बहुत समझने की है कि गति मतलब स्पीड को अपन चित्र में नहीं दिखा सकते, उसको सिर्फ हम लाइव देख के महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार की जो मोर की सुंदरता है, उसकी जो भाव भंगिमा है, उसको लेखिका बोलती है कि मैं लिखने में उसको असमर्थ हूँ, उसको फील किया जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। तो सभी को मालूम है कि जो मोर होता है वो ज़्यादा सुंदर होता है, उसके पंख खूबसूरत होते हैं, और मोरनी सिंपल होती है। तो उसके समान लेखिका कहती है ऊंची पूरी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो भी उसके जैसे ही श्याम श्वेत मतलब काला सफ़ेद उसके पंख रहते हैं, और थोड़ी धीमी गति से चलती है, लेकिन वो भी मोर के जैसी ही खूबसूरत लगने लगी थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसका नाम नीलकंठ क्यों रखी? क्योंकि उसकी गर्दन नीली थी, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और पूरे टाइम मोरनी उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? राधा। जैसे कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी, उसी प्रकार मोर के साथ मोरनी रहती थी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेनाएं एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ किया और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। तो दोस्ती कर लिया था, और जब सवेरे उन लोगों को ब्रेकफास्ट नाश्ता दिया जाता था, दाना दिया जाता था,
तो सबको घूम घूम के देखता था कि सब कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और कोई गड़बड़ करता था तो चंचू प्रहार मतलब अपने चोंच से मारता था, प्रहार मतलब मारता था, दंड मतलब पनिशमेंट। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आंत्र क्रंदन मतलब रोने नहीं लगते थे, उन्हें अधर में लटकाया रहता था, हवा में लटकाया रहता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, और कभी कभी उसकी चोंच इतनी नुकीली थी कि बच्चों के खरगोश के छेदा हो जाता था। फिर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी साधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ सा खेल खेलते रहते थे। तो जैसे वो पनिशमेंट देता था उतना ही प्यार करता था, अपने लंबे पंख फैला के बैठ जाता था और उसमें सब खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो एक समय क्या होता है कि जाली में कौन आ जाता है, सांप आ जाता है, और सब तो बड़े रहते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन कौन बच जाता है, एक छोटा खरगोश का बच्चा। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो सभी को मालूम है कि सांप जो है मोर उससे बहुत मोर उसका क्या होता है, मोर का सांप जो होता है भोजन होता है। तो जैसे ही उसको आधा निगल लिया रहता है खरगोश को, तो वो मोर देख लेता है और दौड़ के आता है। वो चाहता तो अपने चोंच से उसके फन को मार सकता था, लेकिन उसके मारने से क्या होता, वो खरगोश भी घायल होता। तो वो क्या करता है,